बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। गेट का मंजर साफ नजर आता था। कार का दरवाजा खुला तो मालूम हुआ कि सामने सतनाजा साहब खड़े हैं। हैदर ने दौड़कर गेट खोला तो वो कार को वहीं छोड़कर अंदर आ गए। वो इस वक्त वर्दी में नहीं थे, यूं लगता था जैसे वो यूं ही टहलने के लिए निकले हैं। मैं उठकर उनसे बड़े तपाक से मिला। वो मुझसे हाथ मिलाकर छूटते ही बोले, आपने आज का अखबार पढ़ा है? जी हाँ, ये मेरे सामने ही रखा है। आपके कारनामे की तफसील मैंने पढ़ ली है। मेरा नहीं, ये आपका कारनामा था। असल में तो मुझे आप ही के लिए सब कुछ करना पड़ा। ये कहकर वो कुर्सी पर बैठ गए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सतनाजा साहब कि आपने मेरी उम्र बढ़ा दी है। ये बहुत जरूरी था सरदार साहब। बड़े साहब की मुझको यही हदायत थी। वो चाहते थे कि आपको हर इल्जाम से महफूज कर दूं, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि वो क्या चाहते थे। उनकी मसलहतें वही बेहतर समझ सकते हैं। मुझे तो हुक्म की तामील करनी थी, सो वो मैंने कर दी। किसी ने भी नहीं पहचाना, नहीं कोई भी इनका वारिस पैदा नहीं हुआ। वैसे भी गुलाम जलानी का वारिस कौन हो सकता है? मैं आज आपको एक खास काम पर भेज रहा हूँ। अगर आप तैयार हों तो मैं कहूँ आप हुक्म करें। अब तो आपके सिवा मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। ये बात नहीं है सरदार साहब, हम दरअसल ये सोच रहे हैं कि वो लोग जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इन्हें हम इस साजिश से पहले ही खत्म कर दें। ये बड़ा नेक काम होगा, मगर ये होगा किस तरह? इस हुसैन लंगाही का जिक्र सुना था आपने? जी हाँ, मस्तान शाह बता रहा था। असल में उनका सरगना वही है। मैंने अपने तौर पर तफ्तीश की है। कुनारी जंजुआ और सईदुद्दीन इसके साथ हैं। उनको हमने छोड़ा तो मालूम हुआ कि कल शाम वो सीधे हुसैन लंगाही के पास पहुँचे थे। अच्छा, फिर मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? एक तो हमें इन लोगों की खुफिया बातचीत का रिकॉर्ड चाहिए। ये कोई मुश्किल काम ना होगा। एक इंतहाई ताकतवर टेप रिकॉर्डर मैं आपको दे दूंगा। दूसरी बात यह है कि जैसे भी मुमकिन हो आप हसनैन को बेबस कर दें। वो किस तरह? वो यूं कि आप किसी न किसी तरह इसकी दोनों बेटियों को अगवा कर लाएं। वो खुद हाथ जोड़ता हुआ हमारे पास आ जाएगा। ये काम आप किसी पुलिस वाले के सुपुर्द क्यों नहीं कर देते? नहीं, ये मुनासिब नहीं है, मगर उनका तरीकाकार भी वही होगा और मैं भी इन्हीं की तरह काम करूंगा। नहीं, ये बात नहीं है। हो सके तो आप इसकी किसी बेटी से दोस्ती कर लें। ऐसा न हो तो कोई और तरीका इख्तियार करें। मगर इसका फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि हुसैन भूल ही जाएगा कि इसे करना क्या है। इसकी सारी सियासत धरी रह जाएगी। मगर ये अच्छी बात न होगी, ये बड़ी कमीनी हरकत होगी। मगर ये हरकत बहुत जरूरी है। दुश्मन को ऐसी जगह मारना चाहिए जहाँ इसे पानी न मिले। वैसे तो मैं आपका हाथ बंदा गुलाम हूँ सतनाजा साहब, मगर सोच लें आप बदनाम हो सकते हैं। वो बहुत वावेला मचाएगा। आप फिक्र न करें, ये बात किसी पर जाहिर नहीं होगी कि इसमें हमारा कोई दखल है। लड़कियां बालिग हैं और कुछ हाथ पैर भी मारती रहती हैं। कॉलेज में पढ़ रही हैं। एक FA में है और दूसरी BA में। किस कॉलेज में पढ़ती हैं? गुजरात जाती हैं रोज। कार उनके पास मौजूद है। एक का नाम रेहाना है और दूसरी का जमीला। ये सारी बातें आपको मालूम है तो आप खुद ये काम क्यों नहीं कर लेते? नहीं हजूर, क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं? ये काम आप ही को करना होगा। बड़े साहब को इस बारे में इल्म है? नहीं, ये काम करके मैं इन्हें बता दूंगा। फिर हुसैन लंगाही खुद हाथ जोड़ता हुआ आएगा। फिर इसे ये भी पता चल जाएगा कि ये काम किसने किया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उल्टा हम इसे अपना एहसानमंद बना लेंगे कि हमारी पुलिस ने कैसा शानदार कारनामा सरअंजाम दिया है कि लड़कियां बरामद करवा ली हैं। गोया मुझे इस मामले में बराह रास्त उन लड़कियों पर हाथ नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? जरूर डालने। वो फिर आपको कहां पहचान सकेंगी? जब वो बरामद हो जाएं तो हम किसी को भी इनके सिलसिले में जेल भिजवा सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम ना होगा। मुझे कुछ सोचने का मौका दें। नहीं सरदार साहब, इसमें सोचना क्या है? बस कून फाया कून वाली बात होनी चाहिए। इसका असल फायदा किसे और कैसे होगा? फायदा ये होगा कि हम हुसैन लंगाही पर एहसान डालकर उसे अपना ममनून बना
बनाकर इसकी पार्टी से अलग कर सकते हैं। जब मगविया बेटियां उसे मिल जाएंगी तो वो बड़े साहब ही का नाम जपेगा। बड़े साहब ने इसे बड़े लालच दिए हैं मगर वो अभी तक इन्हीं के साथ चिमटा हुआ है। फिर वो बहुत माकूल आदमी होगा, क्या ख्याल है? हो सकता है। और हाँ, बड़े साहब ने आपके लिए एक कारोबार भी तजवीज किया है। क्या मतलब? यानी मैं कोई कारोबार भी कर सकता हूँ? क्यों नहीं, आपको वो इंपोर्ट लाइसेंस दिलाना चाहते हैं। जापान से आप कोई भी चीज इंपोर्ट करें और आराम से जिंदगी गुजारें। इंपोर्ट लाइसेंस नहीं सतनाजा साहब, मुझे इसका कोई तजर्बा नहीं है। तजर्बे पर लानत भेजें, आप ये काम कर आए फिर मैं आपको लाइसेंस दूंगा। बड़े साहब के एक इशारे की जरूरत है। ये काम मुझे कब करना होगा? बस आज ही इधर निकल जाएं, बाकी बातें आप खुद ही सोच लेंगे। बस इस सारे मामले में हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं आज दोपहर को यहाँ से निकल जाऊंगा। इतने में हैदर चाय का सामान लेकर आ गया। सतनाजा साहब ने इससे सारी चीजें लेकर मेज पर रखी तो इनका इरादा देखकर मैंने हैदर को अंदर जाने का इशारा किया। जैसे ही वो लान से निकला, सतनाजा साहब बोले, आप मेरी ये कार साथ ले जाएं। सारे कागजात अंदर मौजूद हैं। लड़कियों से बड़े रख रखाव से बात करें। मैं इस काम के लिए आपको 6 दिन की मोहलत देता हूँ। इसमें 2 पिस्तौल और 10,000 रुपया भी मौजूद है, कहीं जरूरत पड़ सकती है। अपना ब्रीफ केस इन्होंने मेरे सामने रख दिया। ठीक है, आप अब बेफिक्र हो जाएं। लड़कियों में से एक का नाम रेहाना और दूसरी का जमीला बताया है ना आपने? हाँ, यही नाम है। इनके हुस्नैन को पूरी तरह बेबस कर दें। सरदार साहब, हम यही चाहते हैं। ऐसा ही होगा। कुछ ही देर बाद सतनाजा साहब ने कार लान से गुजार कर कोठी के सामने खड़ी कर दी। एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर भी इसमें मौजूद था, वो भी इन्होंने मुझे दे दिया। खुद जीप लेकर इसी वक्त बाहर चले गए, यूं जैसे वो अपने किसी बड़े मोतमद आदमी को ये फर्ज सौंप गए हों और कह गए हों कि इसके बगैर इसकी नौकरी महफूज नहीं रह सकेगी। दरअसल वो बड़े ही बाख्तियार आदमी थे, बड़ा ओहदा था इनका। कुछ और लोग भी इन्होंने ऐसे पाल रखे होंगे जिनसे वो मुख्तलिफ नौइयत के काम लेते थे, मगर उनका जिक्र इन्होंने मुझसे कभी नहीं किया था। वो बाहर निकले तो मेरे जहन में एक बार फिर शदीद खलजान उभरने लगा। मैं मजबूर था कि उनके हुक्म की पाबंदी करता। मुझे इन्होंने इसी तरह बांध लिया था। मेरी कोई अपनी मर्जी नहीं रह गई थी। अब तो इन्हें गुलाम जलानी के ठिकाने का भी इल्म था। वो किसी भी वक्त मेरे पास आ सकते थे। फोन का नंबर भी इन्हें मालूम था। उनसे बचकर मैं कहीं भी नहीं जा सकता था। मेरा ख्याल है कि वो कोठी भी इन्होंने मुझे इसीलिए दिलवा दी थी। वो चाहते थे कि मैं हिमा वक्त उनके सामने रहूं। इन्हें मालूम था कि रुपए पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है। इन्हें मेरे किसी काम का मुआवजा देने की भी मजबूरी नहीं थी। गोया मैं एक तरह से बिला तनख्वाह इनका अदना मुलाजम होकर रह गया था। ये सब कुछ मैं समझ रहा था, मगर कार में कुछ भी नहीं सकता था। ता आके मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से भागकर किसी और तरफ निकल जाता। ऐसी जगह सर छुपा लेता जहाँ से वो मुझे कोशिश के बावजूद तलाश न कर सकते, मगर मैं ये नहीं कर सकता था। अभी मुझे ये उम्मीद थी कि मैं किसी न किसी रोज आसिया को ढूंढ लूंगा। वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई थी। अब भी वो किसी जगह बैठी मेरी मुंतजर होगी। अब भी उसे यही आस होगी कि मैं किसी न किसी रास्ते चलता हुआ इस तक जरूर पहुंचूंगा। इसकी आस, इसकी उम्मीद मुझसे ही वाबस्ता थी, मगर किसी को भी वो अपना पता बताकर नहीं गई थी। ऐसे में उसे ढूंढता तो कहाँ ढूंढता, फिर भी तवक्को यही करता था कि मैं अचानक किसी दिन इसके पास जा पहुंचूंगा। वो मुझे मिल जाती तो फिर मैं इत्मीनान से इस तारे अनकबूत को काट देता जो मसनद आरा के गिर्द जाले की तरह बुन चुके थे। इसे भी मैं ही आहू और सुखेरे के चुंगल से छुड़ा सकता था, मगर ये जब ही मुमकिन था जब मैं अपने जमेले से फुर्सत पा सकता। कोई इतना सारा बोझ उठाकर जिंदगी के असल मंबा की तरफ कैसे लौट सकता है, ये नामुमकिन था। जब ही हुसैन लंगाही के मामले ने मुझे यूं आ दबाया था कि मेरे लिए इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। महसूस मुझे हो रहा था कि मैं अपने तमाम तर जज्बाती हैजान को अलग रखकर इस काम को अपने जिम्मे लूंगा तो
ज्यादा बेहतर रहूंगा। मुझे हर हाल में बड़े साहब को खुश रखना था, वरना मेरे लिए किसी तरह भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। उनकी खुशनुदी में ही मेरी जिंदगी का राज मुज़मिर था और अब तो वो मुझे इंपोर्ट लाइसेंस भी देने पर आमादा थे। फिर मैं उनका इतना सा काम भी ना करूं तो इसके क्या मानी होंगे। मुझे हर हाल में सतनाजा साहब के हुक्म की तामील करनी होगी और ये इसी तरह मुमकिन था कि किसी काम के जवाज और अदम जवाज को अलग रख दूं। मुझे ये सोचना ही नहीं चाहिए था कि हुक्म क्या है, सिर्फ इसकी अंजाम दही मेरा फर्ज होना चाहिए था। और बस मैं हालात के शिकंजे में कुछ इस तरह फंस चुका था और मेरे जराइम कुछ इस तरह इन दोनों के इल्म में आ चुके थे कि मेरा नया कालब भी मुझे लर्जा बरंदाम कर देता था। वो किसी भी वक्त मुझे गर्दन से पकड़कर तख्तादार तक पहुंचा सकते थे। उनके सामने मेरी नजरें हमेशा के लिए नीची हो गई थीं। दोपहर तक मैंने रुखते सफर बांधा और हैदर को खर्च के लिए 500 रुपए देकर मैंने गाड़ी का रुख वजीराबाद की तरफ मोड़ दिया। मुझे सतनाजा साहब की वजह से अब एक नया मगर बड़ा ही परेशान कुन मरहला पेश था, जिसको मैं इंतहाई मजबूरी में सर अंजाम देने निकला था, वरना मेरी गिरवी जान वहीं की वहीं नीलाम कर दी जाती। पहली बार मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक ऐसा गुनाह करने निकला था जिसमें मेरे मातूबीन का कतन कोई कसूर न था। अपने दिल को तसल्ली के लिए बहरहाल मैंने सोच रखा था कि अगर वो दोनों बीबियां मेरे हाथ आ गईं तो मैं इन्हें जरा बार तकलीफ नहीं होने दूंगा। उनसे बड़ी मरवत से पेश आऊंगा और इन्हें महज एक इमानत समझूंगा कि इन्हें मैं एक ऐसी परेशानी में डाल रहा था जिसकी वो किसी भी तरह हकदार नहीं थी। हैरत मुझे ये थी कि वो सतनाजा साहब इतने बड़े ओहदे पर फायज थे, इतना बाला और बुलंद मुकाम था उनका और एक जमाना उन पर इन्हिसार करता था, मगर वो अंदर से ऐसे सफले निकले और ऐसे काम पर मुझे मजबूर कर गए कि मेरे पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। मगर वो जो मैंने कहा है ना कि उनके माजी से मैं कतन नवाकफ होने के बावजूद ये महसूस करता था कि वो किसी खास मकसद के लिए ही वहां रखे गए थे और किसी को नहीं मालूम था कि इनका माजी क्या है। जिस अंदाज से इन्होंने बैंक मैनेजर को बेहोश किया था वही मेरे लिए उनको समझने के लिए बहुत काफी था, मगर कोई तो ऐसा होगा जो उनको अच्छी तरह जानता होगा। जब ही तो उनको वो मुलाजमत मिल गई थी और अब इन्होंने मुझे अपना नायब बना लिया था। एक काम मुझे ये सौंपा गया था कि मैं किसी न किसी तरह उनकी खुफिया बातचीत को रिकॉर्ड कर लूं, मगर ये किस तरह मुमकिन था। कोनारी जंजुआ और सईदुद्दीन अगर वहां हुए तो वो तो मुझे फौरन ही पहचान लेंगे। मलक अशरफ के यहाँ जो कुछ हो चुका था वो इन्हें अच्छी तरह याद था। मेरी सूरत भी इन्होंने वहीं देखी थी। अब मैं बराह रास्त उनसे कैसे बात कर सकता था। वजीराबाद पहुंचकर हसनैन लंगाही की कोठी में मैंने अच्छी तरह देख ली। वो निजाम आबाद और वजीराबाद के दरमियान मशरकी सिमत में वाक़या थी। इसके दाएं बाएं एक दूसरे से हट कर कुछ और कोठियां भी थीं, अलबत्ता दरमियान में कई प्लाट अभी खाली पड़े थे। अकबी हिस्सा अभी आबाद नहीं था। उनके अकब में हरे भरे खेत फैले हुए थे। कोठी अच्छी तरह देख लेने के बाद मैंने रात स्टेशन के करीब एक छोटे से होटल में गुजार दी। दिल मेरा इस वारदात के लिए कतन आमादा नहीं था। जमीर की आवाज मुझे बार बार मुलामत करती थी, मगर इनका हुक्म ही ऐसा था कि मैं इससे इनकार नहीं कर सकता था। दूसरे दिन मैं सुबह सवेरे उठकर हसनैन की कोठी की तरफ चल दिया। इस वक्त सुबह के 7:30 बज चुके थे। कार मैंने सड़क से उतारकर अकबी रास्ते के चौक में खड़ी कर दी और खुद मैं उसमें से उतरकर हसनैन की कोठी की तरफ चल दिया। मुझे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कोई 7:15 बजे कोठी के गेट में से एक सुर्ख रंग की कार निकली। इसमें 2 लड़कियां बैठी थीं, एक स्टीयरिंग को संभाले हुए थी और दूसरी इसके साथ वाली निशिस्त पर बैठी थी। उन दोनों का देखकर मैं जीप सा गया। दोनों बड़ी ही शोखो शांग नजर आती थीं। जुल्फ बरीदा जदीद वज़ा के कपड़े पहने हुए वो कार में यूं बैठी थीं जैसे तफरीह के लिए बाहर निकली हों। कोई ड्राइवर भी उनके साथ नहीं था। सतनाजा साहब ठीक ही कहते थे कि वो बहुत आजाद तबीयत लड़कियां हैं और कार भी खुद ही ड्राइव करती हैं। उनसे निबड़ लेना शायद मेरे बस में नहीं था। शक्लो सूरत की भी वो अच्छी थी, मगर मैं इन्हें हसीन हरगिज नहीं कहूँगा। बस गवारा सी शक्ल थी उनकी, मगर उनका बनाव सिंगार इन्हें सबसे अलग और मुनफरद बनाता था। जैसे ही वो
दरमियानी सड़क से निकली। मैं अपनी कार में बैठकर अंधे कुत्ते की तरह उनके पीछे लग गया। आदमी की मजबूरी भी उसे कैसे कैसे दिन दिखाती है। सतनाजा साहब कह रहे थे कि मैं उनसे दोस्ती कर लूं, यानी उनका ख्याल था कि वो कोई ऐसी ही गिरी पड़ी लड़कियां थी जिन्हें कोई भी गुमराह कर सकता था। ये उनकी महज खाम ख्याली थी। इन लड़कियों के तेवर ही जुदा गाना थे। मुझे पता नहीं उनके लिए कैसे पापड़ बेलने पड़ेंगे किसी को, और खास तौर पर लड़कियों को अगवा कर लेना कोई आसान काम तो नहीं था। और सतनाजा साहब ने मुझे उनकी तरफ यूं भेज दिया था जैसे वो रास्ते में पड़ी हों। मकसद सिर्फ ये था कि हसनैन लंगाही को जलील करके किसी न किसी तरह अपनी पार्टी से अलग कर दिया जाए। सुरख कार बसों के अड्डे की भीड़ को चीरती हुई आगे निकली तो मैं भी कुछ फासला देकर उनके पीछे चल दिया। उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि कोई उनका ताक़ब कर रहा है। गुजरात था ही कितनी दूर, 10 मील का फासला कार के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। रास्ता बसों और कारों से यूं मामूर था कि इनकी इतनी सारी भीड़ परेशान कर देती थी। पलखू का पुल गुजरा तो वो चनाब के पुल पर जा चढ़ी। वहां से आगे निकली तो रेलवे का फाटक पार करके वो देखते ही देखते गुजरात की हदूद में दाखिल हो गईं। मैं दरमियान में 2 गाड़ियों का फासला रखकर उनके पीछे चल रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई कार मेरे ताक़ब में चली आ रही है। अकबनुमा कार को अपने पीछे देखकर मैं चौंक गया। वो दूधिया रंग की टोयोटा गाड़ी थी। इसके ड्राइवर को मैं नहीं जानता था और अभी सिर्फ मैं उसे ही देख सका था। दरमियान में चलने वाली बस दाएं हाथ से आगे निकली तो एक और कार ने इसी की जगह ले ली, जिसकी वजह से मैं अभी तक इस कार के दूसरे लोगों को ना देख सका। सुर्ख रंग की कार इस अरसा में खासी आगे निकल गई। मैंने अपनी रफ्तार एकदम तेज कर दी, मगर जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा मुझे ये देखकर हैरत हुई कि सफेद कार अब बिल्कुल मेरे अकब में चल रही थी और इसमें जो दूसरा आदमी बैठा था इसे भी मैं बिल्कुल नहीं जानता था। उनकी किसी हरकत से भी मुझे ये मालूम नहीं होता था कि जानबूझकर मेरे पीछे आ रहे हैं। उनसे सरफे नजर करते हुए मैं सुर्ख कार को निगाह में रखता हुआ आगे बढ़ता रहा। बिल आखिर लड़कियां शहर में दाखिल होकर बाजार की भीड़ को चीरती हुई कॉलेज तक जा पहुंची और कार को सीधा गेट के अंदर ले गईं। मगर जैसे ही मैंने अपना रुख बदला तो मैंने देखा कि सफेद कार मुझसे कुछ फासले पर आ ठहरी थी। दोनों आदमी बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि वो साले मेरे ही पीछे लगे हुए थे। दोनों आदमी चेहरे मोहरे से तो बहुत ही शरीफ नजर आते थे। पूरी आस्तीन के स्वेटर वो पहने हुए थे और कमीज शलवार में मलबूस थे। पहले तो मुझे यही ख्याल आया कि हो सकता है हुसनैन लंगाही ने इन्हें लड़कियों की हिफाजत पर मामूर कर रखा हो और अब जो इन्होंने मुझे उनके पीछे कॉलेज तक जाते देखा है तो वो मुझे कोई बड़ा ही मुश्तबा आदमी समझ रहे थे। मगर फिर मुझे ख्याल आया कि लड़कियों ने सारा रास्ता एक बार भी मुड़कर इनकी तरफ नहीं देखा था, वो सीधी अपने ध्यान चलती रहीं। तो मुझे अपना पहला ख्याल बदलना पड़ा। वो लोग इसी रोज मेरे पीछे लगे थे और पता नहीं कहां से वो मेरा ताक़ब कर रहे थे। इनको यूं दूर से देखकर समझ लेना नामुमकिन था। मैंने कार को मोड़कर इसका रुख जरा देर के लिए शहर के मशरक की तरफ कर दिया और मजे मजे से इसे शहर से बाहर ले चला। मैं चाहता था कि उनकी असल नीयत मालूम कर लूं, मगर मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो मेरे पीछे नहीं आए। लेकिन अभी मैं चौथे मील पर पहुंचा था कि वो कार एकदम दंदनाती हुई मेरी तरफ आई। रफ्तार इसकी बहुत ही तेज थी। मैं समझा वो मेरे पीछे से मेरी कार को टक्कर मार देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार और ज्यादा आहिस्ता कर ली, इसे सड़क से उतार लिया। गाड़ी के खाने से मैंने पिस्तौल निकाल लिया था। एक उनमें ऐसा था जिस पर साइलेंसर लगा था। इसे मैंने उठाकर रान के नीचे दबा लिया, मगर वो मेरे पास रुके नहीं। हंसते हुए मेरे करीब से आगे निकल गए। इनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो चंद ही लम्हों में मेरी नजरों से गायब हो गए। मैं कोई 3 फरलांग आगे बढ़ा होऊंगा कि मेरी कार के टायर फैलने लगे। पिछला पहिया पंक्चर हो चुका था। मैंने कार रोकी
रोकी और उतरकर पिछला पहिया देखने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि सड़क पर नोकीली दार वाले 10-12 कील बिखरे हुए थे। वो गोखरू ऐसे कील थे, कई सिमतों से टायर को दबोच लेते थे। मेरी कार का एक नहीं 2 पहिए पंक्चर हो चुके थे और उनमें से हवा खारिज हो चुकी थी। इन कीलों को मैंने सड़क पर से एक एक करके उठा लिया। कोई 2 दर्जन कील वहां बिखेरे गए थे और दिल मेरा ये कहता था कि इन्हें किसी ने जानबूझकर वहां डाल दिया है ताकि मैं दरमियान में ही लटक कर रह जाऊं। हालांकि इसकी कोई मंतकी वजह नहीं थी। सड़क दोनों तरफ से बिल्कुल वीरान नजर आती थी और मेरी कार वहां फंस कर रह गई थी। एक टायर होता तो मैं उसे तब्दील भी कर सकता था, मगर वहां तो 2 टायर बैठ गए थे और कार मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो गई थी। मैं तो सर पीट कर रह गया। सड़क पर से मैंने वो तमाम कील उठाकर किनारे पर ढेर कर दिए थे। अचानक एक सुजुकी मुझे अपनी तरफ आती दिखाई दी। वो शहर जा रही थी। इसे हाथ देकर मैंने ठहरा लिया तो ड्राइवर ने खिड़की से सर बाहर निकालकर पूछा, क्या बात है बाजी, खैर तो है? यार क्या कहूँ, मेरी कार के 2 टायर पंक्चर हो गए हैं। किसी ने सड़क पर कील बिछा दिए थे। अब मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ। ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। क्या करेंगे आप? अब तुम कुछ मेरी मदद करो तो मैं ये टायर निकाल कर गुजरात ले जाता हूँ। तो ये बात है, आओ यारो, ये बड़ी नेकी का काम है, कुछ इनकी मदद करो। इसने सुजुकी में बैठे 2 आदमियों से कहा और वो तीनों मेरे साथ मिलकर गाड़ी के टायर निकालने लगे। ये काम कोई 20 मिनट में हो गया। कार के नीचे हमने कुछ ईंटें रख दी और फिर मैं कार का सारा सामान ब्रीफ केस में रखकर उनके साथ सुजुकी में जा बैठा। 3 टायर मैंने अपने सामने रख लिए। शहर पहुंचकर मैंने वो टायर मरम्मत करवाए और फिर एक टैक्सी में बैठकर कार की तरफ चल दिया। मगर जब मैं वहां पहुंचा तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि मेरी गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी, यूं कि इसका पहचान लेना भी मुश्किल था। ये क्या हो गया है बाबूजी? ये आपकी गाड़ी है? हाँ, ये मेरी ही गाड़ी है, मगर इसे आग किसने लगा दी? हैरत है, ये तो किसी भी काम की नहीं रही है। इसका तो कोई पुर्जा भी सलामत नहीं है। ड्राइवर ने गाड़ी के चारों तरफ घूम कर कहा। इसकी हैरत दीदनी थी और मेरा तो ये हाल हो गया था जैसे किसी ने मेरी गर्दन काट डाली हो। बिलाशुबा ये काम इन्हीं लोगों का था जो हंसते हुए मेरे करीब से गुजर गए थे, जो मेरे ताक़ुब में खुदा जाने कहां से लगे हुए थे। गाड़ी रात भर होटल के बाहर खड़ी रही मगर वहां उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। मगर अब जो इन्हें मौका मिला तो अपना हाथ दिखा गए। गैज़ो गजब की एक ऐसी कैफियत मुझ पर तारी होने लगी कि मेरा चेहरा देखकर ड्राइवर भी लर्ज गया और मुझसे कुछ कहे बगैर वो टैक्सी के अंदर जा बैठा। टायर अभी तक इसकी डिग्गी में धरे थे, जिनको चढ़ा लेने की नौबत नहीं आई। सवाल ये था कि वो लोग थे कौन? क्या जिद थी इन्हें मुझसे? कार की इस हलाकत ने मुझे हलाकर रख दिया था। मैं तो सरे राह मारा गया था। कार के बगैर तो मैं किसी भी काम का नहीं रह गया था और वो लोग मुझे कहीं नजर नहीं आते थे। क्या इन्हें मेरे इरादों का इल्म हो गया था? क्या वो भी जानते थे कि मैं किस लिए इन लड़कियों के ताक़ुब में लगा हूँ? क्या कोई और आदमी भी इस राज से वाकिफ हो सकता है जो सतनाजा साहब के लबों से निकला और मेरे दिल में उतर गया? ये कैसे हो सकता है? मगर फिर भी उनका रवैया मुझे ये बताता था कि वो मुझे जानते थे, मेरे इरादों से भी वाकिफ थे। मगर कैसे? गाड़ी का फातिहा पढ़कर मैं फिर टैक्सी में जा बैठा। चलो यार, मुझे शहर ले चलो, मेरे साथ तो बहुत ज्यादती हो गई है। आप थाने में रिपोर्ट कर दें बाबूजी। ये तो आपके किसी दुश्मन का काम मालूम होता है। पता नहीं कौन था वो। बहरहाल अब शहर ही जाना पड़ेगा। मैंने मायूस होकर कहा। इसके सिवा कोई चारा नहीं था। ड्राइवर ने गाड़ी का रुख मोड़ा और शहर की तरफ चल दिया। हैरत इसके चेहरे पर भी नजर आती थी और मैं तो अंदर से चुरमुर होकर रह गया था। मेरे सारे मंसूबे पर पानी फिर रहा था। मैं सतनाजा साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? उनकी लाखों की गाड़ी मैंने बर्बाद कर दी थी और मेरे जिम्मे जो काम इन्होंने लगाया था वो भी बीच में अटक कर रह गया था। कार के बगैर मैं उनका ताक़ुब कैसे कर सकता था? उनसे तो रास्ते ही में बात हो सकती थी, मगर वो मौका भी मेरे हाथ से निकल गया था। एक तैश था जो मुझे सर से पांव तक जलाता चला जा रहा था। आदमी की बेबसी तो जब ही देखनी चाहिए जब इससे कोई इसका वसीला सफर उस जफर ही छीन लिए जाए। कुछ ही देर बाद ड्राइवर ने मुझे जनाना कॉलेज के सामने उतार दिया। बोला, आप थाने नहीं जाएंगे?
अभी नहीं, मैं कुछ सोच लूं, पहले ये टायर इसी दुकान पर रख दो जहां से हमने उठाए थे, मैं खुद उनसे ले लूंगा। जी बहुत बेहतर, वो अगर पूछे तो मैं इन्हें क्या बताऊं, कह देना कि वो गाड़ी ही जल गई जिसके टायर थे। मैंने ड्राइवर से जान छुड़ाते हुए कहा और ब्रीफ केस हाथ में लेकर मैं दूसरी तरफ चल निकला। कॉलेज मेरे सामने था मगर मैं इसके अंदर तो झांक भी नहीं सकता था। वहां से पीछे हटकर मैं एक चाय खाने में जा बैठा। मुझे कॉलेज में छुट्टी हो जाने का इंतजार करना चाहिए था। चाय की प्याली का ऑर्डर देकर मैंने सामने रखे अखबार पर नजरें जमा दी मगर लफ्ज मेरी नजरों में गुडमुड हो रहे थे। मेरी नजर भी गुस्से की वजह से तिलमिला रही थी। कोई चीज मुझे सीधी दिखलाई नहीं देती थी। एक ऐसे मखमसे में उन लोगों ने मुझे फंसा दिया था कि मेरा बस नहीं चलता था, वरना मैं उन लोगों को उधेड़ के रख देता। चाय खाने में कई और आदमी बैठे थे और वो अपनी दुनियादारी की बातों में मसरूफ थे जिन पर मैं तवज्जो भी न दे सका। एक आदमी अचानक चाय खाने में दाखिल हुआ और मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो सुरमई रंग का लंडे का कोट पहने हुए था जो उसके कंधों पर झूल रहा था। इस पर इसने टाई भी लगा रखी थी और हाथ में इसने मेरे ही जैसा ब्रीफकेस उठा रखा था। वो इसने मेज के नीचे रख दिया। मेरा ब्रीफकेस भी वहीं धरा था। चाय के लिए कहकर वो आदमी अखबार घसीट कर पढ़ने लगा। कॉलेज में छुट्टी होने में अभी देर थी और मुझे वहां बैठकर गाड़ी के जल जाने का भी मातम करना था। मैंने सोच लिया था कि इन लड़कियों से बात करने के लिए मैं कोई टैक्सी किराए पर ले लूंगा। अगरचे वो वहां ज्यादा तादाद में नजर नहीं आई मगर चाय खाने के बाहर दो एक हर वक्त मौजूद रहती थी। ड्राइवर चाय के लिए वहां बार बार आते थे। वो आदमी कोई 20 मिनट वहां बैठा। इस दौरान इसने चाय के साथ समोसे भी खाए थे और फिर बड़े इत्मीनान से वो बिल अदा करके बाहर निकल गया। मैं इस घड़ी अपनी सोचों में गर्क था और अखबार का एक सफा मेरे सामने खोला पड़ा था। मैं इसकी इबारतों पर गौर करने के बजाय इस सूरत हाल का जायजा ले रहा था जिसने मेरे लिए जीना हराम कर दिया था। मुझे इस दौरान बस मौहूम सी बात की तरह याद है कि इस आदमी ने बिल अदा कर दिया था और बस और ब्रीफ केस इसके हाथ में था। ये मुझे नहीं मालूम कि किस हाथ में। इसकी आमदोरफ्त को मैंने कोई अहमियत ही नहीं दी थी। मैं कोई 3 घंटे तक वहाँ बैठा रहा। इस दौरान मैंने 4 बार चाय पी, लोगों की ढेरों बातें सुनी मगर याद एक भी नहीं रही। पता नहीं वो क्या क्या कुछ कहते रहे। इस वक्त दिन के 12:30 बज रहे थे कि कॉलेज का गेट खुल गया। मैंने फौरन ही मेज के नीचे से अपना ब्रीफकेस उठाया और लड़कियों के रेले की तरफ देखता हुआ मैं चाय खाने से निकल गया। सामने ही एक टैक्सी खड़ी थी। मैं एकदम इसमें जा बैठा। इसका ड्राइवर चाय खाने के बाहर बैठा चाय पी रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दिया। बोला, कहाँ जाएंगे चौधरी साहब? मुझे वजीराबाद जाना है भाई, तुम जल्दी से चाय पी लो। मैं फिर लड़कियों की तरफ देखने लगा। एन इस वक्त मुझे एहसास हुआ वो सफेद कार एक बार फिर गेट से जरा हटकर आ ठहरी है। मैं गुस्से से पागल होकर पिस्तौल के लिए ब्रीफ केस खोलने लगा मगर अब जो मैं देखता हूँ तो वो मेरा ब्रीफ केस ही नहीं था। उफ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? वो बदमाश गलती से मेरा ब्रीफ केस उठाकर चलता बना था। वो लंडे का कोट पहनने वाला किसी क्लर्क का पुत्र। मेरे वजूद में आग सी लग गई। मेरे साथ इस रोज बहुत ही ज्यादती हो रही थी। उसका ब्रीफ केस मेरे सामने खुला पड़ा था और इसमें चंद किताबें, एक फटी पुरानी बनियान, एक जोड़ा कमीज शलवार और प्लास्टिक के लिफाफे में बंद एक स्लीपर का जोड़ा था। और बस गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया। वो दोनों आदमी सफेद कार में बैठे हंस रहे थे और मेरे हवास गुम हुए जा रहे थे। मेरे पास हथियार भी कोई नहीं रह गया था। रकम थी सो वो अलग चली गई। इसके तो मजे ही हो गए होंगे। मैंने सोचा हो सकता है वो भी इन्हीं लोगों का साथी हो मगर ये ख्याल जल्द ही महव हो गया क्योंकि चाय खाने की तरफ इन्होंने एक बार भी नहीं देखा था। वो साला कोई और ही गैर हाजिर दिमाग आदमी था जिसने बेख्याली में अपने ब्रीफकेस की जगह मेरा उठा लिया और अब वो घर पहुंचकर हंस रहा होगा कि इसे 10,000 भी मिल गए और 2 पिस्तौल भी, जिनमें से एक बहुत ही कीमती था और कुछ गोलियां भी। कॉलेज से लड़कियां बराबर निकल रही थीं। वो सफेद कार एक कोने में खड़ी रही। अचानक सुर्ख कार मुझे गेट से निकलती दिखाई दी। मैंने अपना मफलर निकालकर सर पर लपेट लिया। इस तरह के
इसमें मेरा मुंह भी छुप गया और इसके साथ ही मैंने अपनी शेरवानी भी उतार दी। मेरा ड्राइवर इस वक्त तक स्टीयरिंग संभाल चुका था। शेरवानी के नीचे मैंने पूरी आस्तीन का स्वेटर पहन रखा था। मेरा हुलिया कुछ तो बदल ही गया था। चलूं साहब जी? हाँ चलो, मगर इस तरह इस सुर्ख रंग की गाड़ी को निगाह में रखना है और इस सफेद कार को भी, वो जो कोने में खड़ी है, हाँ वो भी इनके साथ ही निकलेगी। ड्राइवर खासा समझदार आदमी था। इसने फासला देकर टैक्सी सुर्ख कार के पीछे लगा दी, मगर इतनी जगह देकर के दरमियान में से कई गाड़ियां आगे निकल सकती थीं। सफेद कार कॉलेज की दीवार से हटी और लड़कियों की कार के साथ साथ चलने लगी। अब भी मैं यही समझ रहा था कि वो लड़कियां उनसे वाकिफ नहीं। अंदाजा मेरा यही था। अब जो मैंने गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि कार में 2 नहीं 4 लड़कियां मौजूद हैं। टैक्सी खासी आगे बढ़ गई और अब मैं इन चारों को एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए देख रहा था। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।